नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लगातार मेरे चैनल पर देख रहे होंगे, हरियाणा चुनाव का कवरेज कभी हरियाणा के अलग अलग इलाकों से और कभी हरियाणा के कुछ खास पत्रकारों से बातचीत के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में चुनावी तस्वीर क्या बन रही है, नतीजे की दिशा क्या दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला तो है, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में अब आम आदमी पार्टी की दावेदारी है, क्योंकि हर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। आरएलडी का गठबंधन है बीएसपी के साथ, और एक जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। इन सब के बाद क्या तस्वीर बन रही है, तो आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम। हर रोज कोशिश करूंगा, कभी एक रोज गैप करके भी हो सकता है, कि पांच पांच चुनिंदा सीटों को लेकर उन सीटों पर क्या तस्वीर बन रही है, उन सीटों पर क्या मुकाबला है, वो जो वीआईपी सीटें हैं या हॉट सीट हैं, उन सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या जातीय समीकरण है, क्या आधार है, कौन आगे है कौन पीछे, और कोई ऐसा वीवीआईपी उम्मीदवार है जो कहीं फंसा हुआ है, कोई ऐसा बड़ी सीट है, वीवीआईपी सीट है, जहां जो खास किरदार है वही मुश्किल में है, उसकी जमानत पर आफत है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज से चूंकि सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आज 5 टॉप सीटों पर जो हो सकता है, जो संभावित दिशा दिख रही है चुनाव की, उसके लिए 5 स्क्रीन पर 5 सीटों के नाम हैं। और वो खास सीट, सबसे अहम सीटों का चुनाव हमने किया है आज से शुरू करने के लिए। लाडवा, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये अलग बात है कि लाडवा से वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो करनाल से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाडवा भेज दिया गया। वहां सिटिंग सीट है मेवा सिंह, जो कांग्रेस के हैं। सांपला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां से 3 बार लगातार विधायक रहे, रोहतक जिले की सीट है, वहां क्या होने वाला है। जुलाना, जहां से विनेश फोगाट को उतारा गया है, अमरजीत ढांडा जेजेपी की सिटिंग सीट है, वहां क्या होने वाला है। उचाना, जो दुष्यंत चौटाला की सिटिंग सीट है, वहां क्या लग रहा है, क्या दुष्यंत इस बार फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला को जमानत बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है। और उनका मुकाबला विजेंद्र सिंह से है, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। और हिसार, कमल गुप्ता जो मंत्री हैं, सिटिंग बीजेपी की सीट है, लेकिन कांग्रेस तो है ही, वहां सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी जता दी है, पर्चा भर दिया है। इन सीटों को लेकर, इन पर जो संभावना, जो समीकरण है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे हरियाणा के 2 खास वरिष्ठ पत्रकारों से, और सिलसिला आज से शुरू करेंगे। तो स्क्रीन पर लाया जाए उन 2 खास मेहमानों को। इन दोनों को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आप देख रहे होंगे, आप पहचानते होंगे। रविंद्र शिवरान साहब हरियाणा के रहने वाले हैं, चरखी दादरी के, इन दिनों अभी पंचकुला या चंडीगढ़ में हैं, और काफी अरसे से हरियाणा की राजनीति को, अगर मैं कहूं, चप्पे चप्पे, हर जिले, हर विधानसभा सीट पर इनकी नजर है, और यही दिन रात कैलकुलेशन में लगे हैं कहां क्या होने वाला है। तो उनसे हम समझेंगे। और दूसरे हेमंत अत्री साहब, जिन्हें आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर और तमाम चैनल्स पर भी आप उन्हें देखते होंगे। हेमंत अत्री रोहतक में है, हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए हमने तय किया कि हरियाणवी पत्रकारों से हरियाणा की स्थिति समझें। आज टॉप 5 सीटों की बात। तो स्क्रीन पर सारी सीटें देख रहे हैं अत्री साहब और शिवरान साहब। हम शुरू करते हैं लाडवा से, और एक आकलन, अनुमान, दिशा और वहां जो कैलकुलेशन और समीकरण है उसको समझने की कोशिश करते हुए। तो स्क्रीन पर पहली सीट लाडवा, और लाडवा वो सीट जहां से नायब सिंह सैनी है। और नायब सिंह सैनी कैसे गए, लाडवा भेजे गए, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां आ चुकी हैं। वो सिटिंग, जैसा कि मैंने कहा, मौजूदा मेवा सिंह है। जोगा सिंह एक कैंडिडेट आपने उतार दिया है, क्योंकि आप और कांग्रेस में कोई गठबंधन नहीं हुआ। सपना है कोई इनलो और बीएसपी की जो साझा उम्मीदवार, मतलब गठबंधन है। और विनोद शर्मा है जेजेपी की तरफ से, जेजेपी और आसपा की तरफ से विनोद शर्मा। ये तस्वीर है उम्मीदवारों की, 2 की कंटेंडर टॉप पे। शुरुआत हम करते हैं हेमंत अत्री, वरिष्ठता क्रम में आप हैं तो आप ही से, लाडवा की क्या तस्वीर दिखती है। आवाज अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले अजीत जी, साधुवाद आपको और आपकी टीम को, इतने शानदार ग्राफिक्स बिल्कुल कम समय में, और ये जो आइडिया अपने आप में है 5-5 सीटों का, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है पूरे देश के आपके व्यूअर्स को, और बाहर, देश से बाहर वालों को भी हरियाणा समझने के लिए। जहां तक आपने बात की लाडवा की, बिल्कुल सही कहा आपने कि सैनी साहब वहां चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहते थे, और ये कहीं इधर उधर की खबर नहीं है, ये खुद उनके मुंह से निकली हुई बात है। और सैनी साहब का अगर आप पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, 2014 में वो नारायणगढ़ से लड़े विधानसभा, एमएलए बने, मंत्री बने, और उसके बाद 2019 में उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। भाग्य के धनी हैं, 2019 में भी पुलवामा की लहर में वो जीत कर आए कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद फिर भाग्य ने पलटी मारी
मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल जी की विदाई के बाद। करनाल से थोड़े से समय के लिए 4-5 महीने के लिए बाई इलेक्शन 4 जून को रिजल्ट आया था, जीते थे वो, और अब उनको वहां से लाडवा भेज दिया गया। हकीकत ये है अजीत जी कि वो, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लाडवा नहीं जाना चाह रहे थे, वो करनाल ही जाना चाह रहे थे। लेकिन करनाल में जो मनोहर लाल के कमिटमेंट थे 10 साल के, कि मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ किसी पंजाबी को ही टिकट दूंगा, उस हिसाब से उन्होंने ये सीट यहाँ पे पंजाबी को दी, और लोकल पंजाबी को, और इनको लाडवा भेज दिया। अब अगर इस सीट की बात करेंगे आप, देखिए ये जो आपने 5 सीटें कही है ना, उन 5 में से सबसे फंसी हुई सीट ये है लाडवा की। इट्स नॉट ए केक वॉक एट ऑल फॉर द सिटिंग सीएम, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि पिछली बार यहाँ पर, आपने ठीक कहा, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था पवन सैनी, और वो आज भी दावेदार है। आज उनके जब मुख्य वो है वही पर उनका जो यहाँ पर पिछली बार बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, कहीं नायब सिंह जी को नुकसान ना कर दे, उसको नारायणगढ़ भेज दिया गया है। अभी सीटिंग तो मेवा सिंह है ना, अभी सीटिंग मेवा सिंह है ना वहाँ, अभी मेवा सिंह सीटिंग। हाँ। मेवा सिंह कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे ना वो तो। पिछली बार पवन सैनी थे, उनको भेज दिया गया है वहां पर अपने नारायणगढ़, जो इनकी सीट थी नायब सिंह सैनी की, ताकि इनको नुकसान ना हो, भीतरघात ना हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एडजस्टमेंट में ही किया गया कि पवन सैनी इनका काम न लगा दे, इसलिए उनको ऑब्लाइज करके वहां डिस्टेबलाइज कर दिया गया, लेकिन एक सीट जी। मैंने इसलिए कहा कि भीतरघात से बचाने के लिए सीएम को, क्योंकि वो यहाँ पे दावेदार थे और सारी बातें, तो उनको नारायणगढ़ इनकी कंस्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया कि क्विड प्रो को हो जाए, आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी करूंगा, नहीं तो वो। जो आपने बाकी 3 प्रत्याशियों के नाम लिए, उनका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस इस कंस्टिट्यूएंसी में फिलहाल के लिए नहीं है, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे सपना हो, चाहे आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हो। सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस पार्टी और इनके बीच में है। चुनाव बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है, क्योंकि जिस बात पर ये ओबीसी वोट्स के ऊपर वो कर रहे हैं, उनका पूरा जो ध्यान है, वही मेवा सिंह की स्ट्रेंथ है, प्लस कांग्रेस पार्टी का एक सो कॉल्ड जो जिसको हम देख पा रहे हैं वो अंडर करंट है। तो ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ये चुनाव हारी थी यहाँ पे विधानसभा, और मेवा सिंह जीते थे, तो इस बार अगर नायब सिंह सैनी साहब की जो सीट निकलती है तो ये बीजेपी के लिए बोनस होगा। लेकिन जिन 5 सीटों का आप जिक्र करने जा रहे हैं आज, उनमें से अगर सबसे कोई फंसी हुई सीट है तो वो यही सीट है, ये मेरा कहना है। रविंद्र शोरान, आपसे एक अहम फैक्टर वही पवन सैनी का है, जो 2014 में विधायक रहे, पिछली बार भी नंबर 2 पर रहे थे और ठीक ठाक 45,000 उनको वोट मिले थे, 32% लगभग, लेकिन उनको हटा देना, नायब सैनी का आना, और जैसा कि कहा मुख्यमंत्री की सीट है, इसलिए हम शुरू यहीं से कर रहे हैं। क्या ये सीट नायब सिंह सैनी के लिए फंसी हुई है? क्या यही डर और चिंता थी कि नायब सिंह सैनी का नाम, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया लाडवा से लड़ेंगे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कर दिया मैं लाडवा से नहीं लड़ रहा हूं, मैं करनाल से लड़ूंगा। तो आज की तारीख में क्या तस्वीर दिख रही है? और जैसा कि उन्होंने कहा कि बाकी 3 जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। आपने 2 लोगों के नाम बताए सर, कि सबसे ज्यादा वोट पिछली बार किसको मिले, और दूसरे नंबर पर, जरा तीसरे नंबर पर नजर डालिए सर। सपना 15,000 वोट मिले उनको। कितने मिले? 15,000। सारा खेल यही है। ये जो सपना बड़शामी है ना, इनके ससुर हैं शेर सिंह बड़शामी, और वो 2009 में विधायक रहे वहां से। उसके बाद जेल चले गए, उनको चुनाव लड़ नहीं पाए, लेकिन 2014 का चुनाव 3,000 से हारे बस वो, उनकी जो पत्नी ने लड़ा था। और उस इलाके में सबसे मजबूत जाट चेहरा वही, एचपीएससी के चेयरमैन रहे जो चौटाला की सरकार थी, और बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, और चौटाला के साथ जेल में रहे। तो ये जो फैक्टर है, यही फैक्टर है जो नायब सिंह सैनी को वहां से चुनाव जिता सकता है। और इस फैक्टर का असर जो है वो सीधा पड़ता है एलनाबाद में। शेर सिंह बड़शामी को कि परिवार को यहां से टिकट देके मजबूती से चुनाव लड़ाने के बदले में एलनाबाद से बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारा। मीनू बेनीवाल को वहां से हटा दिया जो सबसे मजबूत थे, और यहां शेर सिंह बड़शामी को ज्यादा सपोर्ट मिले। सैनी समाज के यहां पर करीब 8 से 10,000 वोट, 20% 18 से 20% जाट समाज के वोट। और लाडवा का जो जाट समाज है वो बाकी हरियाणा से बिल्कुल भिन्न जाट समाज है। यहाँ पर बड़े लैंड होल्डिंग है, हरियाणा के दूसरे हिस्सों में लैंड होल्डिंग छोटी है। तो ज्यादा लोग जो है वो जमींदार हैं, और मजबूत जमींदार हैं, पता चलता है। ज्यादा जो लोग हैं वो मजबूत जमींदार हैं। और इसलिए यहाँ के जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है सर, एक पंजाब का बड़ा असर है, उत्तर प्रदेश का बड़ा असर है, और हरियाणा का जो मूल हरियाणवी कल्चर है उसका कम असर है। तो इसकी जो कल्चर है वो बाकी हरियाणा, रोहतक, कुरुक्षेत्र
रोहतक पानीपत उससे थोड़ी सी भिन्न है। तो इसलिए यहाँ पर 20 से 22% जो है वो दलित मतदाता है, 23%, जो कि एक बड़ी बड़ी तादाद है किसी विधानसभा क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को जीत हासिल हो गई थी, बढ़त मिल गई थी। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी ने ये जो सर्वेज कराए, बीजेपी ने 4 जगह सर्वे कराए मुख्यमंत्री के लिए, करनाल, नारनौल, गोहाना, नारायणगढ़ तो उनकी है और यहां पर, और चारों जगह में सबसे कम वोट से नायब सिंह सैनी यहीं से चुनाव हार रहे हैं। बाकी जगह इससे ज्यादा से हार रहे थे। अच्छा, सबसे कम हार रहे हैं। तो उसलिए कोशिश की गई है कि सपना बड़श्यामी को मजबूत कैंडिडेट के तौर पर बनाएं। जितने ज्यादा वोट वो ले पाएंगी उतना आसान चुनाव होगा नायब सिंह सैनी के लिए, क्योंकि जाति के हिसाब से सैनी नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे नहीं है सर। यहाँ तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं, सपना बरसामी जिन्होंने 15,000 वोट पिछली बार लिए और नंबर 3 पर रही आईएनएलडी के टिकट पर, आप ये कह रहे हैं इसलिए कुछ अंडरस्टैंडिंग है, नूरा कुश्ती है, कुछ भी है पर्दे के पीछे, ताकि वो वोट काटें जिसमें जाट और आईएनएलडी का वोट हो, जो जाहिर है गैर बीजेपी वोट होगा, बीजेपी विरोधी वोट होगा, और उससे बीजेपी को फायदा हो, नायब सिंह सैनी की राह आसान हो। यही सीधा मतलब है इसका। बिल्कुल यही मतलब है सर। और जितना सपना को जो वोट मिलेगा बीजेपी की राह वही आसान करेगा। अगर सपना बिल्कुल कम वोट ले पाई तो बीजेपी ये चुनाव हार गई समझिए। बीजेपी यहां से जीत नहीं पाएगी। बीजेपी नहीं जितवा सकती, बीजेपी को आईएनएलडी जितवा सकती है यहां पे। अब एक चीज छोटा सा, उसके बाद दूसरी पर चलेंगे विधानसभा पर, चूंकि 5 पर हमें बात करनी है आज। अब जैसे मेवा सिंह को पिछली बार देख रहा हूं 57,000 वोट मिले, लगभग 42%। तो अगर कांग्रेस के, माफ करें, बीजेपी के उम्मीदवार की तुलना में 12-13,000 वोट ज्यादा मिले, तो कांग्रेस मजबूत कंटेंडर होते हुए आप करें तीसरा एंगल जो है सपना का, वही नायब सिंह सैनी के लिए फायदेमंद हो सकता, अन्यथा वो पीछे है। बिल्कुल पीछे है सर। मेवा सिंह वहां पर लोकल बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, जाट समाज से आते हैं और उनका उस इलाके में बड़ा होल्ड है। सामाजिक कार्यक्रम करने में भी वो आगे रहते हैं और उस इलाके में वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं और दलित समाज भी उनको सपोर्ट वहां पर करता है। और इस तरीके का जो दलित कंसोलिडेशन है, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो ये अंबाला लोकसभा से जुड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र में, लेकिन अंबाला से जुड़ी हुई है, तो उसकी जो जीत का असर है, अंबाला की जो डेमोग्राफी है, अंबाला का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, वैसा ही सिमिलर कास्ट कॉम्बिनेशन इस इलाके का भी है, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। और देखिए यही होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को जोड़ा। जैसे ये कनेक्शन मैं नहीं जानता था सपना बरसामी का। 2009 में शेर सिंह बरसामी इनके फादर इन लॉ हुए। उसके कितने वोट आए देखिए सर आप, 2009 में और 2014 में कितने वोट आए? 2014 में 14 का तो विनिंग है मेरे पास, लेकिन 2009 में शेर सिंह बरसामी जो जीते थे 32,000 वोट उनको आए थे, जो मैंने बताया। 14 में नंबर 2 थे, 14 में नंबर 2 पे यही रहे। हाँ, तो 14 का नंबर 2 मेरे पास अभी नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही फायदा होता है कि जो स्थानीय जर्नलिस्ट हैं, हरियाणा के हैं, जो स्टेट को सीट वाइज समझते हैं, सीट बाय सीट, तो बहुत बारीकी से चीजों को बता पाते हैं, जो हम लोगों के लिए यहां से समझना और रिसर्च से, गूगल से भी कई बार वो जानकारी नहीं मिलती। चलिए, बड़ा दिलचस्प आपने बताया। इसका मतलब एक तीसरा एंगल है और वही तीसरा एंगल तय करेगा, और शायद इसलिए नायब सिंह सैनी डरे होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब ये भी है कि नरेंद्र मोदी की रैली शुरू होने वाली है, 15 तारीख को है शायद, उसका क्या असर होगा। लेकिन चलिए अब दूसरी सीट पर आते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बात इस पर की जा सकती है, लेकिन हमने वादा किया 5 सीट पर बात करेंगे। दूसरी सीट गढ़ी सांपला, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री के पद के सबसे मजबूत दावेदार है, क्योंकि आकलन, अनुमान, चर्चा, कयास यही है कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, सीट कितनी मिलेगी पता नहीं, लेकिन एक यही इतने दिनों से अनुमान, आकलन सब यही है। तो सबसे मजबूत कंटेंडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इसी सीट से 3 बार लगातार विधायक रहे। हालांकि 87 में पहली बार यहां से हारे भी थे, बीच में वो 3 बार सांसद रहे। रोहतक से 91 से लगातार देवीलाल को हराया और जाइंट किलर बने, लेकिन एक बार 99 में हारे भी। अब सीधे हम रोहतक पर आते हैं। मंजू हुड्डा जो उनके सामने शायद किसी गैंगस्टर की पत्नी है, गूगल पर मैं देख रहा था। प्रवीण घुसकानी आम आदमी पार्टी से, सुशील देशवाल और कृष्ण कौशिक इन लो से। सीधा आप पर है हेमंत अत्री जी, और आप तो सीधे रोहतक में हैं, तो अब आपके इलाके की भी बात है। देखिए अजीत जी, इस सीट का जो गढ़ी सांपला किलोई सीट है, इसका चुनावी आकलन मतलब बेसिकली फॉरगॉन कंक्लूजन है
या किसी तरीके का कोई कंपटीशन ना पिछली 2 बार था ना इस बार है, कोई भी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट नहीं है टू दैट एक्सटेंट कि पिछली बार जो सतीश नांदल चुनाव जीते थे, यहाँ से चुनाव लड़े थे, सॉरी इनके साथ, वो भी चुनाव की इस बार लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया उन्होंने। इसके लिए मंजू हुड्डा को लाया जो जिला परिषद की अध्यक्ष है अभी, और राजेश सरकारी जो थे हमारे यहाँ गैंगस्टर हैं, वो उनकी धर्मपत्नी है, अभी जिला परिषद के अध्यक्ष है। तो इनको भारतीय जनता पार्टी लाई है हुड्डा बनाम हुड्डा करने के लिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यहाँ इनका किसी भी रूप में, और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं, कोई एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस और जो इनेलो ने तो यहाँ पर एक पंडित जी को टिकट दी है बेचारे को, कृष्ण कौशिक को। तो बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पर, ये फॉरगॉन है जहां तक कोलोई का है कि यहाँ पर जो फर्क है वो केवल मार्जिन का डिफरेंस है कि वो हरियाणा में हाईएस्ट होगा, सेकंड हाईएस्ट होगा या क्या होगा। पिछली बार भी हाईएस्ट था, और पिछली बार देख रहा हूँ 66% वोट मिले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 97,000 से ज्यादा, और नंबर 2 पर सतीश नंदल को लगभग 40,000, मतलब बहुत कम मार्जिन था, 50,000 से ज्यादा का मार्जिन जी। तो इस बार मुझे लगता है कि ये मार्जिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि हुड्डा साहब का ये आखिरी चुनाव है, और वो यहाँ पर परसों नॉमिनेशन भर के और ये 2 लाइन कह के चले गए कि आप ये संभालो और मैं पूरा हरियाणा संभालता हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव है। और मार्जिन कितना रखना है ये भी लोगों पर ही छोड़ दिया। एक भावुकता की जो होती है ना एक सीनियर लीडर की, वो करके चले गए हैं। इस सीट पर मुझे लगने लगता है किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन किसी भी रूप में है, ऐसा मेरा मानना है। रविंद्र सेवरन, ये बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई कंपटीशन यहाँ पर है नहीं, और ये फैमिली बेस्टियन है। ये इनके पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, और लेकिन बीच में जब इनके पिताजी राजनीति से चले गए और भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति में एंट्री होनी थी, इसके बीच में कुछ नेता यहाँ पर आए और भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ से विधानसभा चुनाव हारने पड़े, और भूपेंद्र हुड्डा का रिवाइवल हुआ 91 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद। उसके पहले देवीलाल को हराने के, उसके पहले उनके लिए चैलेंजिंग टाइम्स थे, और फिर वो जाइंट किलर बने। और देखिए गैप बहुत ज्यादा है, पिछली बार का जो आपने जिक्र किया ना, वो 26% से और 60% का इतना भारी गैप है, उसको कवर कर पाना मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज में संभव अभी नहीं है, बीजेपी का भी, और खासतौर पर देहात का इलाका है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें सांपला बहुत छोटा सा एक कस्बा समझिए सर, और बाकी के सब गांव हैं, और गांव भी बिल्कुल देहात है। तो उसमें लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है, उसमें बहुत बड़ा मार्जिन यहां से मिला था दीपेंद्र हुड्डा को, और उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि इमोशनली भी लोग यहां से जुड़े हैं भूपेंद्र हुड्डा। राहुल गांधी के बाद हाईएस्ट मार्जिन था अगर हम इधर बात करें ओवरऑल तो नॉर्थ में। अदरवाइज असम में 10 लाख की मार्जिन थी, लेकिन नॉर्थ में राहुल गांधी के बाद नंबर 2। जी तो जी डुमरी से बिल्कुल। तो ये है कि यहाँ पर कोई ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं है, कीनली वॉच्ड कॉन्टेस्ट नहीं है, और आसान इलेक्शन है। तो ये जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं या जेजेपी के हैं या इन लोग के हैं, इनका क्या भविष्य है इसमें, इन दोनों की लड़ाई में, हुड्डा वर्सेस हुड्डा? इस इलेक्शन में तो कुछ नहीं है सर आम आदमी पार्टी का, और कम से कम इस विधानसभा सीट पे तो क्योंकि कार्यकर्ता हैं और पार्टी को अपने प्रेजेंस दिखानी है तो नॉमिनेशन भरा दिया होगा, अदरवाइज तो वोट के हिसाब से तो नहीं है इनके पास कुछ भी वहां। यहाँ पर तो भूपेंद्र हुड्डा ही हैं, और मार्जिन इंपॉर्टेंट है, बस कितने वोट से वो जीत पाएंगे, इससे अलावा यहाँ कुछ है नहीं देखने का। तो चलिए इसलिए इस पर चर्चा हम कभी करें जहां कोई पेच नहीं है, जहां पेचीदगी नहीं है। तो हम अगली सीट पर आते हैं जुलाना। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि जैसे आज अभी 5 सीट पर बात कर रहे हैं, हम 5 और दूसरी सीट उठाएंगे जो हॉट सीट वीवीआईपी सीट कहें, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार हम जारी भी रखेंगे। और चुनाव प्रचार की रफ्तार जब तेज पकड़ेगी, कई बार आखिरी 7 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन में भी कुछ तस्वीर बदलती है, तो हम इस पर फिर बात करेंगे, और मैं ग्राउंड में तो रहूंगा, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा ही। तो ये दोनों तरह से हम चाहते हैं आप तक पहुंचे। बहुत सारे उम्मीदवारों से या ऐसे नेताओं से हमने बात भी की, इंटरव्यू भी किया, फील्ड में जाऊंगा, कुछ और लोगों से बात करूंगा। खैर अब आते हैं जुलाना। स्क्रीन पर जुलाना है, जिंद जिले की सीट है। अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के सिटिंग विधायक हैं। जुलाना की एक चीज अगर देखें तो ये आईएनएलडी का गढ़ रहा है एक समय में। जिंद में 2009 के चुनाव में देखें तो जिंद जिले की 5 की 5 सीटें आईएनएलडी की रही है, और पिछले चुनाव में भी 3 सीटें जेजेपी, 1 कांग्रेस 1 बीजेपी। इसके पहले भी जाएंगे 4 आईएनएलडी और 1 बीजेपी 2014 चुनाव में। तो एक तरह से जाट बहुल है जुलाना में, लगभग 50% जाट है, दलितों की उसके बाद आबादी है। विनेश फोगाट को वहां उतारा है कांग्रेस ने, अब इसका क्या असर होगा। और नीचे योगेश बैरागी अचानक बीजेपी की तरफ से आए,
उसके बाद सुरेंद्र लाठर इनलो में गए जो बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदार थे, अचानक 4 दिन पहले अभय चौटाला से मिले और उसके बाद आखिरी समय उन्होंने पर्चा भरा। कविता दलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से। हेमंत अत्री साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। जुलाना, अनम्यूट 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 अनम्यूट। यहां से मैं कर रहा हूं, आप दोबारा हो जा रहे हैं, अब हो गया, चलिए बोलिए। जुलाना में हमने पहले भी 2-3 बार चर्चा की जब से विनेश आई है यहाँ पर। वो जो बात लगातार एक बार फिर दर्शकों के लिए बता दूं कि 1967 से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी यहाँ केवल 3 बार चुनाव जीती है। 1967 के अंदर जीती थी, 2005 में जीती थी और 2009 में जीती थी। लास्ट आईजी शेर सिंह साहब थे। उसके बाद यहाँ कांग्रेस ना पहले जीती ना बाद में जीती। इस बार इस सीट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस 2 कारणों से है। एक, विनेश फोगाट जो कि पूरे देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई थी, उनका एक पॉलिटिकल एक तरीके से उदय है। वो यहाँ पर उनको एक चुनौती दी गई है। उनकी ससुराल है, बेसिकली उनकी ससुराल इसी गांव में पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर अमरजीत ढांडा, आप कुछ भी कहिए, अमरजीत ढांडा यहाँ का लोकप्रिय चेहरा थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सारे छोड़ के चले गए, दुष्यंत और उनकी मां को छोड़ के। ये आज भी जेजेपी में है, ये विरले है 10 में से। अब यहाँ सवाल ये है अजीत जी कि इनके लिए जो ढांडा साहब हैं, इनके लिए इनकी पार्टी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई है। जो पूरे हरियाणा में आपने देखा होगा, आप आए थे कि जेजेपी के प्रति व्यक्तिगत, दुष्यंत के प्रति व्यक्तिगत, कि मनोहर लाल को 5 साल क्यों आपने चलवाया, वो एक जो लोगों की चिढ़ है, उसके कारण ढांडा को दिक्कत है। यहाँ की अगर आप कास्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, यहाँ सबसे थोड़े अगर जाटों में वोट है, जिसका आपने जिक्र किया 50% जाट वोट है, उनमें सबसे थोड़े अगर है तो वो राठियों के वोट है, सबसे थोड़े। और फोगाट तो यहाँ पर है ही नहीं, जो कि विनेश का गांव है। तो यहाँ पर जो जाट है बेसिकली वो लाठर है और ढुल है, वो बड़े तौर पर। लेकिन विनेश फोगाट यहाँ पर कास्ट और उस सारी चीजों से ऊपर उठ करके एक खास तरह का सेलिब्रिटी क्वेश्चन है उनका, जो आपने खुद जाके देखा, हमने देखा, ग्रास रूट से लगातार फीडबैक है। और कांग्रेस के यहाँ पर गढ़ ना होते हुए 88 कैंडिडेट थे जिन्होंने 20-20 हजार रुपए फीस भरी थी टिकट के लिए। ये भी मैं बता दूं दर्शकों के लिए। अब यहाँ पर बीजेपी ने वही अपना ट्रेडिशनल खेल किया है, जिसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। विनेश फोगाट सेलिब्रिटी है, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। उसके बावजूद बीजेपी ने यहाँ अपना चिर परिचित वर्सेस वाला खेल किया और यहाँ पर कैप्टन योगेश बैरागी को लेके आई, ताकि ओबीसी वोट, क्योंकि ओबीसी वोट हर कंस्टिट्यूंसी में होते ही है, जाट वर्सेस नॉन जाट बनाने की एक कोशिश की खास तरीके से, खास अंदाज में। उधर से अमरजीत ढांडा है जेजेपी के। इनेलो ने और भी कमाल किया, जो आपने कहा कि 4 दिन पहले सुरेंद्र लाठर को इंपोर्ट किया। लाठर को क्यों इंपोर्ट किया? क्योंकि लाठर यहाँ पर मुख्य गोत्र है जुलाना के अंदर। और रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने कर दी। आम आदमी पार्टी भी जाट वोटों को चाहे कितना बांटे नहीं बांटे, उसके लिए कविता को ले आई, कविता दलाल को। वो भी एक कुश्ती जो एंटरटेनमेंट वाली कुश्ती है। तो इंटरेस्टिंग है कि 5 कैंडिडेट में 4 जाट हो गए, आबादी भी वहां 50% है, 4 जाट हो गए। और उसमें जो अजीत जी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बीजेपी ने कहा मौके पे चौका जो मारती है कि स्टार्च कोर जाट कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 4 जाट कैंडिडेट आपने देख लिए, उसके बावजूद बीजेपी ने नॉन जाट का कार्ड खेल दिया। यहां पर यह है कि अगर ये सामान्य चुनाव होता, देखिए सामान्य चुनाव होता, विनेश के कारण असामान्य चुनाव हो रविंद्र गया। चौहान जी को चाय पीने की जरूरत है शायद, नहीं तो गर्म पानी यहाँ से भेजता हूँ। नहीं सर, विनेश फोगाट का सेलिब्रिटी क्वेश्चन जो है जीत जी, वो कांग्रेस के लिए यहाँ पर संजीवनी का काम यहाँ पर भी करेगा, अदरवाइज भी करेगा। वरना बीजेपी ने अपना जाट बनाम नॉन जाट का जो मास्टर स्ट्रोक वो खेलती है, वो खेलने की कोशिश की कि 50% जाट वोट, तो इसका मतलब 50% नॉन जाट भी है ना। तो उसके लिए कैप्टन बैरागी को लिया, वो भी ओबीसी वर्ग से, जो अदरवाइज। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता क्या, अब आप बात की क्या लगता है आज की तारीख में? देखिए मुझे ये लगता है, जो अभी तक का जो फीडबैक है जी, अभी चुनाव का कैंपेन नैरेटिव बनना है, सारी बात है। मुझे लगता है आज की तारीख में विनेश फोगाट बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही। सारी खापें, सारा भाईचारा, सारी बहन बिरादरी, बेटियां, यूथ, हर आदमी का चुनाव बन गया है एक तरीके से वहां पर। तो यहाँ पर बनाम करने की जो कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी। मुझे लगता है जुलाना हल्के ने इनको ऑप्ट कर लिया है, क्योंकि इन्होंने फोगाट का कंस्टिट्यूंसी छोड़ के, दादरी और बाडड़ा छोड़ के, जो इनकी होम कंस्टिट्यूंसी, इन्होंने अपनी ससुराल में लड़ने का वो किया है। तो वो ससुराल के लोग, हमारे यहाँ भाईचारा बहुत मजबूत होता है। भाजपा के आने से पहले हमारे यहाँ गांव में बहन बेटी सबकी शादी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगता है विनेश फोगाट का चुनाव जीत फॉरगॉन कंक्लूजन है। केवल मार्जिन का डिफरेंस है कि वो कितने मार्जिन से जीतती है।
हो सकता है वो 50,000 वोटों से ना जीते, हो सकता है वो 30,000 वोटों से ना जीते, लेकिन मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल मार्जिन विक्ट्री का रहेगा। 15 से 20,000 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए जो आज की तारीख में है। बाकी जब नैरेटिव बिल्ड होगा ना कि पूरे स्टेट में कौन किसकी मदद कर रहा है, जैसे आपने कुरुक्षेत्र की बात की थी अभी, लाडवा, कौन किसकी कहां मदद कर रहा है, लाडवा का इंपैक्ट एलनाबाद में जा रहा है, उसका इंपैक्ट कोई पड़ोस वाली एक आध कंस्टिट्यूंसी और भी आगे बात आएगी वो करेंगे। तो पूरा जो सेटिंग का जो गेम है वो भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने उसको इश्यू बना लिया कि पिछली बार जो काम दुष्यंत ने किया था इस बार कोई और कर सकता है, उनके चाचा कर सकते हैं, तो फिर हरियाणा के चुनाव का नैरेटिव कुछ और भी हो सकता है। चलिए, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई जो मैंने पहली बार इस तरह से देखा, हालांकि होता रहता है सियासत में, लेकिन इस तरह से जैसा उसकी जो विजुअल तस्वीर मैंने देखी कि जो ये कहा गया कि चूंकि विनेश को अचानक टिकट मिला, 82-86 लोगों दावेदार थे जिन्होंने फीस जमा करके दावेदारी जताई थी, सबके टिकट कटे, 5-6 उसमें सीरियस कंटेंडर थे, जिसमें सबसे हम परमिंदर ढुल हैं जो 2 बार के आईएनएलडी के वहां से विधायक रहे थे और उसके बाद पिछली बार बीजेपी में थे, कुछ दिन पहले पिछले 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और फिर कुछ दिन पहले कांग्रेस आ गए। तो वो मजबूत दावेदार थे क्योंकि 9 और 14 के विधायक रहे, सिटिंग एमएलए, उनके फादर भी वहां के बड़े लीडर, तो कई और नाम थे। मैंने देखा जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था, चूंकि मैं वहां कलेक्ट्रेट में था, दीपेंद्र हुड्डा ने एक काम किया कि एक ही रथ पर जो उनका नॉमिनेशन वाला जो वैन होती है उस पर उन्होंने जो 6-7-8 कंटेंडर थे सबको बुला लिया, जिसमें ये परमिंदर ढुल भी थे, और सबसे भाषण भी दिलवाया, तालियां भी पिटवाई और विनेश के माथे पर हाथ भी रखवाया, संदेश देने के लिए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ये जो चर्चा हो रही है 5-7 लोग नाराज हैं, सब विनेश के साथ है, तो ये एक तस्वीर संदेश देने की कोशिश हुई। इसका क्या असर होगा और क्या विनेश आज की तारीख में, जैसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि विनेश के लिए विन विन सीट है? रविंद्र सिंह सेवरान, ये जो आपने परविंदर ढुल का जिक्र किया ना सर, 2 बार के विधायक हैं जी, और उसके पीछे चले जाएंगे तो ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, बिल्कुल, जींद जिले के, तो वो वहां के बहुत जाने पहचाने नाम हैं। उनके पिताजी भी नेता वहां पर रहे और उनके भाई जी भी नेता हैं, उनके जो ब्रदर है ना धर्मेंद्र ढुल, वो भी नेता वहां पर है। तो ये जो इलाका पूरा है ये मूल रूप से कांग्रेस और आईएनएलडी या जेजेपी या समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समता पार्टी, उस तरह जे जनता पार्टी, उनका और कांग्रेस का बीच का ही गढ़ रहा है। बीजेपी की प्रेजेंस यहाँ पर कोई है नहीं। एक जींद की जो शहर की विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी आईएनएलडी के कैंडिडेट आए, आईएनएलडी के कैंडिडेट आए तो वो लोग चुनाव जीतने में वहां पे जींद में कामयाब हुए। अदरवाइज ये पूरा इलाका इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। जींद से जो इनको चुनाव, जुलाना से चुनाव उतारा गया है, वो जुलाना की सीट भर जीतने के लिए नहीं है, वो आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी कितना असर पड़ेगा। अब इसके बगल में सफीदों है, नरवाना है, उचाना है, जींद है, इन तमाम और जुलाना तो लड़ी रही हैं, ये 5 विधानसभा सीटें हैं जो जींद जिले में पड़ती हैं। और 5 विधानसभा सीटों में अगर हम 15 साल का ही देखें तो कांग्रेस के लिए सूखा ही सूखा, इस बार एक सीट है, लेकिन जैसे 2009 में सारी हारी कांग्रेस, आईएनएलडी, पिछली बार भी कांग्रेस शायद एक मिली कांग्रेस को, तो एकदम कांग्रेस के लिए सूखा इलाका है अगर देखें 15 सालों से। सूखा है सर, लेकिन 2 नंबर पे है जींद शहर को छोड़ के। फाइट जिनके साथ थी वो, उसका तो सारा वोट कांग्रेस को पूरे प्रदेश में ही आ गया, आईएनएलडी का आ गया, जेजेपी का आ गया, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप ही मजबूत हो गई, स्वतः स्फूर्त हो गई, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उस पर आज विनेश फोगाट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में अगर जो 2 या 3 बड़े नेता हैं, उनके बाद वो सबसे बड़ा कल्ट बन गई है। उनका असर केवल राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी देखा जा रहा है, और जुलाना भर में नहीं, उनके वहां से चुनाव लड़ने का आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा असर दिख रहा है, बड़ा असर दिख रहा है सर। तो इस सीट पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, कंटेस्ट होगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। अमरजीत ढांडा वहां के लोकल चेहरा हैं, पॉपुलर भी होंगे, लेकिन चुनाव में इस बार मामला जो है वो सब माफी मांग ले रहे हैं कि इस बार तो आप माफ कर दो, वोट नहीं डाल पाएंगे, सम्मान आपका पूरा रहेगा। तो उस तरह का हालात है। और बगल की सीट है जेजेपी से जो नाराजगी है खासतौर से जाट समाज, किसान बिरादरी का, वो उसका खामियाजा भी अमरजीत ढांडा को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो निजी तौर पर उनके कैसे भी रिश्ते हों। वो इसीलिए ना सर, क्योंकि जेजेपी का जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो हिसार जींद में ही था, जहां से ज्यादा बहुतायत सीटें उन्होंने वहीं से जीती, तो इसीलिए लोग जाहिर नाराज भी वहीं से, उन्हीं से हैं। और किसान आंदोलन का भी गढ़ रहा। और जींद जिले की जो धरती है, जींद हरियाणा में बड़ी कहावत है साहब, अब मैंने पहले भी बताया कि जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है।
तो ये कितने भी वोटों से जीत सकती है, कोई भरोसा नहीं है इनका। कितने भी बड़ी मार्जिन से विक्ट्री हो सकती है। जींद का जो सिस्टम, जींद का पॉलिटिक्स ही ऐसी है, वो लोग एक तरफा हो जाते हैं सर, जिसके पक्ष में अच्छा, चले एक गए। सवाल फिर, इसका मतलब ये, या आप यहाँ अगर मुकाबला भी होता है, कंटेंडर अगर कहें, मुकाबला आमने सामने, तो अमरजीत डांडा वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी कहीं रेस में दिखती है नहीं आपको, बीजेपी या का ही है इल्लो सर या कविता मुकाबला। दलाल? नहीं मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का ही है, और वो मुकाबला जाति के आधार पे है, वोट के आधार पे नहीं है। क्योंकि इन्होंने ओबीसी समुदाय का 35,000 वोट है, 40,000 उनके कैंडिडेट को उतारा है। और बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि हरियाणा में ओबीसी समाज में 80 जातियां हैं। अब 80 जातियों का एक ब्लॉक बना के उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, जबकि वो तो है तो बैरागी समाज से। तो अब जो स्वर्ण जातियां हैं वो तो एक ब्लॉक नहीं बना के बात करती ना सर, उनको तो अलग अलग कास्ट में जो देखा जाता है, शेड्यूल कास्ट को एक ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है। अब ये बैरागी समाज से हैं, तो इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द ओबीसी कास्ट। अब इसको बाकी की जो ओबीसी कास्ट है वो इस नैरेटिव को बाय करेंगी, इसकी भी संभावना थोड़ी सी कम हो रही है पूरे हरियाणा में। क्योंकि अब लोग अलग अलग जातियां हैं, जिन ओबीसी में भी ऐसी जातियां हैं जिनमें आज तक 75 बरस हो गए आजादी के, उनमें एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी तक लगा नहीं है, पढ़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं है, तो उनको आप किसी भी ब्लॉक में डाल दो जी, उनका भला तो हो नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर उचाना में आप भी सहमत हैं कि विनेश फोगाट काफी जुलाना आगे है? हाँ जी, जुलाना माफ करें, जी आगे जुलाना हैं, में। हाँ, आगे हैं सर, ये बहुत आगे, उचाना और बहुत आगे। जुलाना में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों में आखिर में ना है। लेकिन चलिए, इसी बात पर हम, ये सर आखिरी बात मैं बस, कर, ये मैं कर, इसीलिए इनको यहाँ, हाँ इसीलिए यहाँ पे उतारा गया है। क्योंकि अगर इनको दादरी और बाढ़ड़ा जो हमने पहले भी जिक्र किया, उन विधानसभा सीटों पर उतारा जाता तो इनके लिए केक वॉक थी, लेकिन वो केवल इनके लिए फायदेमंद होता। पार्टी के लिए फायदेमंद है कि जब इनको जुलाना से उतारा जाए, इनकी जीत निश्चित है, आसपास की विधानसभा सीटों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट सीट उचाना, नाम में समानता है इसलिए जुलाना उचाना में मुझे कंफ्यूजन होता है। उचाना कला ये जींद की सीट है, और दर्शकों से माफी चाहूंगा, एक्चुअली जींद को बोलते वक्त कई बार मैं जिंद बोल देता हूं, और हेमंत अत्री साहब ने भी 2-3 बार फोन किया कि आप सही उच्चारण कीजिए, फिर नीचे देखा यूट्यूब पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो उन सबसे माफी, कोशिश करूंगा जींद बोलो, लिखता सही हो, बोलने में होता है। खैर, तो ये उचाना कला सीट है। खास बात यहाँ की यह है, दुष्यंत चौटाला यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, जेजेपी के मुखिया अजय चौटाला के बेटे, अभय चौटाला के भतीजे, दोनों में एकदम 36 का रिश्ता है, इस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन जेजेपी को लेकर, खासतौर से दुष्यंत चौटाला को लेकर जबरदस्त नाराजगी है वहां, जिस ढंग से उन्होंने पाला बदला, बीजेपी के साथ आए, बीजेपी को यमुना पार कराते कराते बीजेपी के पाले में चले गए, तो उस नाराजगी का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बृजेंद्र सिंह जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह वहां से 5 बार के विधायक रहे अलग अलग वक्त कांग्रेस से, पिछली बार उनकी वाइफ प्रेमलता को दुष्यंत ने हराया था, उसके पहले प्रेमलता वहां से विधायक थी। देवेंद्र अत्री बीजेपी के, पवन फौजी और विनोद अलेवा इल्लो से। हेमंत अत्री, आपसे क्या उचाना कला को कैसे देखते हैं? अजीत जी, ये जो चुनाव था यहाँ पे उचाना का, ये हरियाणा के इस विधानसभा का महाभारत होते होते बचा है। आपको ध्यान हो, संडे को हमने बात की थी, और उस समय पूरी तैयारी थी कि अभय सिंह यहाँ से नॉमिनेशन भर सकते हैं, पूरी तैयारी थी संडे तक। ऑल ऑफ ए सडन तेजा खेड़ा के अंदर चौटाला हाउस में एक मीटिंग हुई, चौटाला साहब वही थे, और ये तय हुआ कि नहीं, एक ही सीट पे इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो वो महाभारत तो बच गया, जो ये हॉटेस्ट सीट होती उससे तो ये बच गई। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही कोशिश की यहाँ पर जाट वर्सेस नॉन जाट करने की। 2 तगड़े जाट हैं, दुष्यंत कुछ भी कहिए बड़ा नाम है, देयर इज नो डाउट। ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह की पूरी जो विरासत है उसको कैरी करते हैं, पिछली बार एमपी थे लोकसभा के, और कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने यहाँ सेलिब्रिटी के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीते बड़े जबरदस्त। वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी को मैसिव मार्जिन से हराया था, और उसके बाद 50,000 के आसपास, 50,000 प्लस मार्जिन था। और आज की तारीख में, मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, जब आप कह रहे थे कि नहीं इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अगर दुष्यंत अपनी जमानत बचा जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी इस चुनाव की। केवल और केवल कारण समझ लीजिए, उसका कारण सिंपल एक है कि जो वायदा जो इन लोगों के साथ, यहाँ के जो जींद का आदमी है ना, उसकी सोच बिल्कुल ग्रामीण और देहाती टाइप की है, और वो भावनाओं से चलते हैं, भावुकता में। उन्होंने दुष्यंत को चौधरी देवीलाल का पोता मान करके, पड़पोता मान करके, कि भाई उनकी उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए खट्टर से हमें मुक्ति दिलाएंगे। असली मुद्दा था खट्टर से मुक्ति हो गया नहीं। यहाँ की जो आप भी घूम के आए, सारी बात देख के आए, चाय वाले तक ये कह रहा है कि 10,000 वोट नहीं आएंगे।
तो वो गलत नहीं कह रहा। बेसिकली एक तो होता है चुनाव में आप लोकप्रिय हो जाए, कई बार आपसे कोई गलती हो जाती है तो अलोकप्रिय भी हो सकता है। आज की तारीख में इस कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं है कि दुष्यंत ने काम नहीं किए, दुष्यंत ने अपनी तरफ से सामाजिक काम करने की कोशिश की। डिप्टी सीएम थे, पीडब्ल्यूडी महकमा था उनके पास, बहुत बड़ा काम होता है अजीत जी। उसके बावजूद भी उनसे को जो नाराजगी नहीं, वहां पर एक हेट्रेड की स्थिति है, नफरत की स्थिति, कि तुम्हें हमने बनाया वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी की कीमत पर, जो हमारे इतने बड़े नेता हैं, और तुमने जाके मनोहर लाल खट्टर की गोदी में जाके बैठ गए और मनोहर लाल को हमारे ऊपर सिर पे 4.5 साल और थोप दिया। इसका कोई उपचार ना तो दुष्यंत के पास है और ना किसी और के पास है। अब आप आइए कि यहाँ पर और कौन कौन कैंडिडेट है उचाना में। उचाना में बेसिकली आपको ध्यान हो 1977 में जब पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस साफ हो रही थी, तब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते थे और बहुत यंग थे उस टाइम। यंगस्टर, ये तो वेरी यंग ट्रक बोलते हैं जिसको, वो थे। तो उस उनकी वो कंस्टिट्यूएंसी उस रूप में है। हालांकि वो रेगुलर कभी नहीं जीतते, जब उनका दाव लगने को होता है तो उचाने वाले उनको हरा भी देते। तो कई बार हंसते थे वो कि जब मेरा दाव लगता है तो मेरे हल्के वाले हरा देते हैं मुझे। तो उचाना की स्थिति देखिए साहब, कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह है जो पिछली बार लोकसभा में हिसार से। नंबर 2 पे बीजेपी ने वही, बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी 10 साल बीजेपी में रहे, आईएएस अधिकारी रहे, 21 साल बाद उन्होंने वीआरएस किया। और सिर्फ जानकारी के लिए ताकि दर्शक कनेक्ट करें। फाइनेंशियल कमीशन रैंक में थे और बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रजेंद्र इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मेरे को तो आज भी वो अफसर ही लगते हैं, ईमानदारी की बात। नंबर 2 पे वहां पर देवेंद्र अत्री। देवेंद्र अत्री के जो ब्रदर हैं वो डीआरओ है सोनीपत के अंदर, वो उनका भी काफी एक सामाजिक उसके हिसाब से ठीक है। यहाँ पर बाकी कौन कौन है, दुष्यंत चौटाला की हमने बात की, उसके अलावा विनोद अलेवा, उनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर, हालांकि चौधरी देवीलाल का वोट बैंक है यहाँ, इनेलो का भी वोट बैंक है यहाँ, बीएसपी के भी कुछ सपोर्टर आपको मिलेंगे यहाँ, कोई शक नहीं इसमें। उसके बावजूद भी मुझे लगता है इस चुनाव में यहाँ पर अगर अभय सिंह आते तो कहानी कुछ और होती, उस पर हम जब लगे वो तब अभय सिंह होते, अब अभय सिंह नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक क्लियर एज ब्रजेंद्र सिंह को है और बीजेपी का जाट नॉन जाट का खेल यहाँ पर नहीं चलेगा, ये तो तय मान के चलिए। क्योंकि पहले मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से इस कंस्टिट्यूएंसी के साथ और ओवरऑल जींद के साथ, आपको जानकर हैरानी होगी अजीत जी, आपके दर्शकों के लिए बता दूं, कोई कल्पना कर सकता है कि जींद जैसे जिले में जो कंप्लीट जाट डोमिनेटेड है, वहां की किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने जाट को टिकट नहीं दी। तो उनकी पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं आप, जो वर्सेस की पॉलिटिक्स है ना, वो इसका एक अगर ग्लेरिंग एग्जांपल आपको देखना है तो बीजेपी की जींद की लिस्ट आप देख सकते हैं। और इससे साबित होता है कि वो किन अपने आप को कहते प्रोग्रेसिव है और कितनी भयंकर रिग्रेसिव और कास्ट डिवीजन, कास्ट रिडन की पॉलिटिक्स करते हैं। दिस इज इसका ये भी मतलब है कि उन्होंने समझ लिया कि किसान आंदोलन में जाट खास तौर से बहुत मुखर थे, तो जाट तो हमें मिलने से रहे, तो इससे बढ़िया है कोई अत्री को दे दो, किसी और को दे दो, दूसरी पार्टियों, दूसरी बिरादरी को दो, ताकि दूसरे वोट आकर कहीं हम फाइट में आ सकते हैं तो आए, पोलराइज कर लो जी। हाँ, अब रविंद्र सिंह सेवरन, उचाना कला, दुष्यंत को लेकर जो मैं गया, एक दिन के लिए गया, लेकिन बहुत नाराजगी, और नाराजगी के मुख्य बिंदु सिर्फ यही कि वो खट्टर के साथ चले गए, किसान आंदोलन पर साथ नहीं दिया, पहलवानों के मुद्दे पर साथ नहीं दिया, और ये नाराजगी का नतीजा ये हुआ कि जो उनकी मां है, जब संसदीय क्षेत्र में चुनाव में उनकी मां को 4200 वोट मिले, नैना चौटाला को, उचाना विधानसभा इलाके से, जिस इलाके से दुष्यंत ने 92,000 वोट पाए थे, वहां उनकी मां को 4200 मिले। अब क्या दिखता है आपके हिसाब से, आपको क्या लग रहा है? ये 4200 वाली बात ही बनी रहेगी। वहां का जो हालात है ना सर, वो खराब है। असल में दुष्यंत चौटाला की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि उनकी विधानसभा सीट है, तो अब उनकी जो पॉलिटिक्स है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, चौधरी देवीलाल की जो राजनीति रही है, वो जनता के बीच की पॉलिटिक्स रही है। अगर आप कभी इनके घर में, तेजाखेड़ा में, सिरसा में या दिल्ली वाले घर पे जाएंगे तो 100 आदमी आपको बैठे मिलेंगे सर, 150 आदमी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। वो जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के बिना उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, उसी तरह की राजनीति करनी पड़ेगी। और उस राजनीति में जरूरी है कि लोगों के काम हों। लोग जब इनके पास गए काम कराने के लिए इस बार के इलेक्शन में, तो उनको निराशा हाथ लगी। काम कर पाने में ये लोग सक्षम नहीं थे, जाहिर है कि ताकत कम थी। फिर सवाल उठा कि आपने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों किया? जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया बीजेपी को, उसी के मुखालफत में सारा वोट मिला था।
और ये उचाना की विधानसभा सीट ही वो सीट है सर जिसकी वजह से बीजेपी 2024 का चुनाव हार रही है। 19 का चुनाव जीतने में भी उचाना नहीं मदद करी और 24 के हराने में ही। कारण कि 19 में बीजेपी जीती क्योंकि आईएनएलडी 2 टुकड़ों में बंट गई। अगर आईएनएलडी एक रहती तो बीजेपी 2019 का चुनाव बुरे तरीके से हारती। वो फायदा जो हुआ इस बार उसका नुकसान भुगत रही है। पिछली बार तो फायदा उठा लिया, लेकिन इस बार उसका नुकसान होगा क्योंकि जेजेपी को जो वोट मिला था 100% वही वोट था जो उनको विरोध का मिला था, और अब वो सारा वोट कांग्रेस को चला गया, आईएनएलडी का वोट कांग्रेस को चला गया। अब आमने सामने की फाइट हो गई और इस विरोध के चलते दुष्यंत चौटाला इतने कमजोर हो गए कि वो बीजेपी की कोई मदद नहीं कर पा रहे, और इसीलिए बीजेपी ने दुष्यंत का साथ छोड़ के अभय चौटाला का साथ ले लिया और उनके साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग करके लाडवा की जो हमने बात की, एलनाबाद की बात की, और एक बात कर लें डब्बा वाली की भी जो हम लोग 1-2 दिन में करेंगे। डब्बा वाली से भी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पहले रहे, जिला अध्यक्ष रहे आदित्य चौटाला को इस्तीफा दिलवाया, पहले थे अभी चेयरमैन थे, और पार्टी में शामिल कर दिया। उनकी पार्टी की उनकी सीट की जब तक घोषणा भी नहीं हुई थी उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और आईएनएलडी ज्वाइन कर ली। आईएनएलडी ने उनको कैंडिडेट बना दिया ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बेस बढ़े। तो उचाना विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर स्थितियां बहुत आसान है और ब्रजेंद्र सिंह केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह की विरासत को कैरी नहीं कर रहे हैं सर, ये कैरी कर रहे हैं चौधरी छोटू राम की विरासत को। चौधरी छोटू राम जैसा नेता, किसानों का इतना बड़ा लीडर इस इलाके में कभी हुआ ही नहीं है और उनकी विरासत को कैरी कर रहे हैं। और चौधरी छोटू राम की आखिरी बात मैं बता दूं, उनकी वजह से ही हरियाणा में जो पेजेंट्री क्लास है सर उसके पास अपनी जमीनें बची हुई है। यहां पर जो बड़े सामंती लोग थे, बड़े लोग जिनके पास जमींदार थे, उन्होंने गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा कानून बना दिया था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी 1937 में, और उसका फायदा आज आम आदमी यहां पर ले रहा है। तो वो उस विरासत को कैरी कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव उन्होंने पिछला जीता था, इस बार टिकट मिली नहीं, तो इसलिए संभावना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जिस तरह के नेता हैं, देखिए वीरेंद्र सिंह अच्छे नेता हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह उन चंद नेताओं में शामिल हैं सर जिनके ऊपर एलिगेशंस करप्शन के नहीं लगे। बड़े कम नेता हैं ऐसे, राव इंद्रजीत है, शैलजा हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, किरण चौधरी भी लगाइए, ये ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन के सीधे एलिगेशंस लगे नहीं है। इतने किरण चौधरी की बात करेंगे तो किरण चौधरी तो बंसीलाल की बहू रही हैं। श्रुति चौधरी का आज ही मैं देख रहा हूँ 125 करोड़ का रिटर्न है, तो 125 करोड़ का रिटर्न कैसे पीछे से आता है और कैसे प्रॉपर्टी बनती है। अगर 200 करोड़ का रिटर्न कोई दुष्यंत चौटाला भर दें और करोड़ों के फार्म हाउस में रहें तो जाहिर है हम लोगों की तरह नौकरी करके नहीं आता है, तो वो एक सिलसिला चला रहा पीछे से, तो आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब पॉलिटिकल एलिगेशंस की मैं बात कर रहा हूं सर। बंसीलाल किस तरह के थे आज इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनकी राजनीति पर कोई बहुत ज्यादा बहस करने की बजाय, लेकिन वो दौर था जब करप्शन एकदम ब्लैटेंट करप्शन था। इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के लाडले बंसीलाल थे, तो क्या हो रहा था, तो चला रहा माल मत्ता पीछे से, उसके आज स्ट्रगल कम भी करेंगे तो चलेगा। अगर मान लीजिए आपके बाप दादा ने अगर कमा लिया काफी, तो आप थोड़ा ईमानदार भी रह सकते हैं शिवराम साहब। हाँ जी जी, दिख सकते हैं, रहने की बात नहीं करो, दिख सकते हैं। हाँ मैं भी दिखने की बात ही कर रहा हूँ सर। जी जी जी, मैंने भी यही कहा कि आरोप नहीं लगे, मैंने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, मैं कह रहा हूँ आरोप नहीं लगे इनके ऊपर। हाँ ठीक है, सहमत। जी सर, तो उचाना में बिल्कुल आसान है सर। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आसान सीट है और बहुत कड़ा मुकाबला यहाँ पे भी नहीं होने वाला, और ऊपर से जुलाना है वो उसके बिल्कुल बाजू में है। उचाना में आप फिर मुकाबला किसमें देखते हैं? दोनों से छोटा छोटा जवाब ताकि अगले पे जाऊं। अगर आपको लगता है दुष्यंत चौटाला ब्रजेंद्र सिंह में मुकाबला है या ब्रजेंद्र सिंह देवेंद्र अत्री में है, या क्या मुकाबला किसमें है? दो बीजेपी के साथ ही है, बीजेपी के साथ ही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हेमंत अत्री साहब, अनम्यूट। अजीत जी, इसमें बेसिकली मुकाबला तो रहेगा बीजेपी के साथ ही, क्योंकि बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जाट होंगे, और ब्राह्मण हरियाणा के अंदर ग्रास रूट के ऊपर एक कम्युनिटी लीड रहता है, तो वो ओवरऑल जो मोबिलाइजेशन है वो निश्चित तौर पे फिगर्स के हिसाब से वो देवेंद्र नंबर 2 पे रहेंगे। लेकिन आईएनएलडी भी नेक टू नेक रहेगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल के नाम की वोट जो बेशक दुष्यंत को ना मिले, जो अभय सिंह नहीं आए तो वो उस तरह का कंसोलिडेशन ना हो,
लेकिन इनेलो की भी वोट ठीक ठाक यहाँ पर आएंगी। कांग्रेस का और इनका मेन मुकाबला इनका बीजेपी का रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब आखिरी आज के एपिसोड में, चूंकि हम 5-5 टॉप सीटों पर बात करेंगे, वीवीआईपी सीटों पर, ताकि एक समझदारी के स्तर पर बातचीत विस्तार से हो सके। तो अब आखिरी सीट आज के इस एपिसोड की हिसार वीवीआईपी सीट इसलिए हो गई क्योंकि कमल गुप्ता बीजेपी के हैं, 2 बार के विधायक, अभी मंत्री हैं। रामनिवास कांग्रेस के उनके सामने, रवि आहूजा जेजेपी। लेकिन खास बात हुआ सावित्री जिंदल का आना, जो नवीन जिंदल की मां है। नवीन जिंदल कांग्रेस में रहे हैं, ओपी जिंदल के बेटे हैं। नवीन जिंदल अभी कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में आए थे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और उन्हें टिकट भी मिला, और उसके बाद वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी बन गए। और उसके बाद उनकी मां, जो 2009 में कांग्रेस की विधायक रही हैं, देश की चौथी अमीर महिलाओं में से एक है, और जाहिर है जिंदल परिवार है, उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर कल पर्चा भर दिया है। नवीन जिंदल बीजेपी के स्टार प्रचारकों में है, और उनकी मां निर्दलीय बीजेपी को हराने वाली सीट पर है। तो पहली प्रतिक्रिया आपसे ही, हेमंत अत्री साहब, हिसार। बिल्कुल, देखिए इसमें अजीत जी, इस बार जो चुनाव है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, और अगर इसमें 4 महीने पहले चले जाएं तो और भी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है नवीन जिंदल ने पिछली बार कांग्रेस टिकट लेके बैठी रही, चुनाव लड़ने से मना कर दिया था 19 में। इस बार शाम को 8 बजे के आसपास नवीन जिंदल भागते भागते बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे दिल्ली में, और 10 मिनट के बाद उनको पट्टा पहनाया बीजेपी का, और 10 मिनट के बाद उनको टिकट दे दी गई। 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया, बीजेपी के भी हो गए, टिकट भी आ गई। यहाँ तो जैसे कल अपन चर्चा कर रहे थे, सावित्री जी की टिकट रात को 11:15 बजे तक, उनका खेमा नहीं, खुद कांग्रेस ही ये कह रहे थे कि सावित्री जी आ रही हैं, उनको हम टिकट दे रहे हैं। और रात को 12:15 जब लिस्ट आई 12:20 पे, तो उनका नाम नहीं था। क्या खेल हुआ, क्या नहीं हुआ, गुटबाजी हुई, जो भी हुआ। अब जो आपने कहा कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि नवीन जिंदल सिटिंग एमपी बीजेपी के, और सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उनका बेटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बगावत करके, बागी करके, और उनका बेटा बीजेपी का स्टार कैंपेनर, टॉप 40 लीडर्स में से स्टार कैंपेनर के लिए 40 की होती है। और यहां पर इस खेल को समझना ये पड़ेगा कि अल्टीमेटली जब कमल गुप्ता बेसिकली मनोहर लाल खट्टर के ब्लू आइड बॉय है, हालांकि सारे सर्वे उनके खिलाफ थे, कंप्लीटली खिलाफ थे, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, उनका बातचीत का लहजा, उनका एरोगेंस, बेसिकली प्रोफेशन से वो डॉक्टर है, तो उनकी सारी चीजें उनके खिलाफ है कंप्लीटली। उसके बावजूद मनोहर लाल जी की मोहब्बत के कारण और संघ की करीबी के कारण, क्योंकि संघ के कुछ लोगों ने दे पुट देयर फुट डाउन कि नहीं हमारा व्यक्ति लड़ेगा, जिद करके, और एक ने तो ये भी कुतर्क दिया कि 90 की 90 आप सारी थोड़ी जीत जाओगे, एक आधी हारोगी, तो इसलिए कमल गुप्ता को टिकट दे दो, ये भी कुतर्क हुआ वहां पर, तो टिकट ले आए। अब बीजेपी का खेल आपसे ज्यादा कौन समझता है, जो वो हर जगह करती है। उनको लगा कि भाई अगर नहीं हो रहा है, नहीं तो देखिए इतना बड़ा उद्योगपति है नवीन जिंदल, उसकी माँ देश की चौथी अमीर महिला है, सारी बात है। ऐसे लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जी सीबीआई और ईडी के, पता है आपको अच्छे से। उसके नवीन जिंदल तो थे ही, नवीन जिंदल के पास कोल स्कैम और दुनिया भर में उनके पीछे एजेंसी लगी थी। लोग कहते हैं इसी से बचने के लिए वो बीजेपी के का फटका पहना उन्होंने। बीजेपी कांग्रेस की टिकट 19 में मना की, 2024 में किस तरीके से बीजेपी में आए वो मैंने आपको बताया। और उसके बावजूद भी एक टेलीफोन कॉल ही लगनी थी, आजकल एक ही फोन आता है बस, उसके बाद जय हिंद हो जाती है, लेकिन वो फोन नहीं किया गया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि नवीन चूंकि बीजेपी में है, कल को उनकी माताजी जो जीत सकती है यहाँ पर, क्योंकि 20,000 वोट तो उनके अपनी फैक्ट्री में लेबर के, सारी बात है, और उनका एक अपना प्रभाव है, ऐसी बात नहीं। पिछली बार कमल गुप्ता ने जरूर हरा दिया था उनको, लेकिन नवीन जिंदल के फादर साहब जीते, वहां पर मंत्री बने, दुर्भाग्य से डेथ हो गई 1 महीने के अंदर। उसके बाद 2 बार ओपी जिंदल, उनका चॉपर क्रैश हो गया था, 2 बार उनकी माता जी बनी यहाँ पर। और अब जो स्थिति है वहां पर, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है कि कमल मित्तल अगर हारने लगे, जिसकी प्रबलतम संभावना है, तो सूचना ये भी है कि बीजेपी का सारा कार्डर सावित्री की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नवीन इज ऑलरेडी देयर। तो वो स्थिति बीजेपी है कि वो तो जीत नहीं रहा, तो कपड़े कम से कम। आप छोटा सा सवाल, तो आपको यहाँ मुकाबला क्या कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल में दिख रहा है, या रामनिवास जो पिछली बार दूसरे स्थान पर थे, लगभग 35% वोट पाया था जब पिछली बार कमल गुप्ता से हारे थे, वो मुख्य कंटेंडर हैं? किसमें मुकाबला? हमने तो अभी नवीन सावित्री जिंदल को ऊपर वर्सेस लिखा है, आपके हिसाब से संक्षिप्त? इसमें बड़ा स्पष्ट है सुमराजीत जी, सीधा मुकाबला सावित्री जिंदल बनाम रामनिवास का है, और कमल गुप्ता तीसरे नंबर पे रहेंगे, चौथे पे रहेंगे, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जब सावित्री जिंदल जीतने लगेंगी तो बीजेपी और आरएसएस का कार्डर स्वाभाविक है उनकी तरफ आ जाएगा, ही विल बी लेफ्ट अलोन।
ऐसी सूरत में कांग्रेस का अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है, बनियों की कंस्टिट्यूएंसी बन गई है एक तरीके से, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट फाइट है, और मुझे लगता है हल्की सी कोई एज है तो सावित्री जिंदल की है वहां पर। और ये रवि आहूजा, जेजेपी और श्यामलाल इन लोग, इनका कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं है वहां पर। ये केवल एक सिंबॉलिक और सेरेमोनियल प्रेजेंस है उस, क्योंकि जब आमने सामने का मुकाबला है ना, तो उसमें बस इस तरह की वोटों हरियाणा का आदमी खराब नहीं करता। जो डेडिकेटेड काडर है या ऑफिस बियरर है, केवल वही उनके साथ जाता है। ऐसी हरियाणा की परंपरा से। चलिए, हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि जेजेपी के पिछली बार भी 2019 में भी चुनाव लड़े थे उम्मीदवार, जीते थे, 6000 वोट मिले 6100। तो तब जब 10 सीटें मिल गई जेजेपी को, तब भी जेजेपी को कुछ मिला नहीं वहां। रविंद्र सिंह शेवरान जी, हिसार की सीट जो है ना सर, वो हिसार की सीट बीजेपी की पूरी राजनीति समझाएगी आपको। हिसार में, इस देश में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सावित्री जिंदल जिसकी टिकट लेना चाहें और उनको टिकट ना मिले? सावित्री जिंदल का टिकट काटा नहीं गया है सर, सावित्री जिंदल को इंडिपेंडेंट लड़ाया गया है, क्योंकि कमल गुप्ता वो व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर्टी आईडी नाम की एक पॉलिसी के आर्किटेक्ट हैं, और ये पॉलिसी ऐसी है जो आज हरियाणा में सबसे बड़ा नासूर बन गई है आम आदमी के लिए। वो प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपके घर के बाहर से वो सर्वे करने वाली कंपनी आएगी और आपके घर का नाम है अजीत अंजुम का घर और उसके बाहर लिख देगी रविंद्र शेवरान का घर, तो जिम्मेदारी अजीत अंजुम की है, वो जाके बताएंगे कि भैया घर मेरा कैसे है। तो आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर दान दक्षिणा रहेगी। नहीं, मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखा, इसीलिए अत्री जी के यहाँ भी रोहतक गया था, तो इन्होंने क्या किया कि पहले माले पर इतना बड़ा हेमंत अत्री लिख रखा है, दूसरा आदमी कुछ लिखने जाए तो दूर से दिखाई तो नाम ही लिख रखा है हेमंत अत्री। मैंने कहा तो वो पोस्टर लगा हुआ है पूरा आपने। सर, सर्वे कंपनी वालों को वो भी नहीं दिख रहा, वो भी पड़ोसी के चढ़ा हुआ था। वो पड़ोसी का नाम लिख देगा उस पे भी कंपनी वाले, यही तो वो जो। और एक बात, दूसरा 40,000 वोट, हाँ सॉरी वो बात पूरी कर लेता हूँ। तो ये बीजेपी ने उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है क्योंकि कमल गुप्ता बहुत वीक कैंडिडेट है। अगर सावित्री जिंदल आती बीजेपी से तो उनके खिलाफ होता एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी का है। अब वो आई है इंडिपेंडेंट, तो बीजेपी का वोट उनको मिलेगा और बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें वो सेंध लगा लेंगे जो बीजेपी कांग्रेस को मिलने वाला था। 40,000 वोट वहां पर हैं महाजन समाज के, बनिया समाज के, जिससे सावित्री जिंदल आती हैं दूसरे नंबर पर, और 20,000 के आसपास वोट हैं वहां पर सैनी समाज के, जिससे रामनिवास राणा है। राणा इसके पहले वहां पर एक बार मेयर, तब तो अध्यक्ष होते थे, वो अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, ये जिला क्या होता है सर, ये लोकल बॉडी, नगर पालिका, हाँ, नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं रामनिवास राणा, और लोकल उनका अच्छा खासा हिसाब किताब है, वजूद है, लोग उनको जानते हैं। तो कमल गुप्ता वीक कैंडिडेट दिए गए हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सावित्री जिंदल स्ट्रॉन्ग है, उनकी तो टैली 15-16 हजार से शुरू होगी, और अगर वो कांग्रेस पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है उस कांग्रेस पार्टी के वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो सीधा सीधा फायदा होगा सावित्री जिंदल को। सावित्री जिंदल अगर जीती या कमल गुप्ता जीते, दोनों में से जो जीतेगा वो बीजेपी का है, और कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। 6,000 वोट जो पिछली बार आए थे जेजेपी के, इस बार वो भी चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो आपको यहाँ पर 8 मतदाता केवल 8-9 हजार हैं हिसार में। आपके हिसाब से मुकाबला किसमें है? बिल्कुल सावित्री जिंदल और रामनिवास राणा। अच्छा, तो कमल गुप्ता को आप रेस में ही नहीं देख रहे हैं? कमल गुप्ता को तो बीजेपी रेस में नहीं देख रही है सर, तभी तो टिकट दिया उसको, इसीलिए टिकट दिया गया कि वो रेस में ना रहे। अगर रेस में रखना होता तो सावित्री जिंदल को दे देते। बीजेपी टिकट दिया, दुश्मनी कमल जब खट्टर के आदमी है, दुश्मनी किससे? लोग तो कहा जा रहा है कि खट्टर की चली टिकट में वहां। सर वो खट्टर की चली है, इनको टिकट इसलिए दिया गया है ताकि खट्टर को एक सीट मिल सके। सावित्री जिंदल को टिकट सीट मिलेगी तो बीजेपी को ही मिल रही है, और बीजेपी के 2 कैंडिडेट है वहां। इन लो और जेजेपी नहीं, जेजेपी को तो 6,000 वोट मिला था सर, मुश्किल से 10,000 जाट मतदाता है वहां पे। तो और पिछली बार तो जो जेजेपी के सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला हैं, वो एक बड़े लीडर थे, 2014 में लोकसभा चुनाव भी जीते थे। समीकरण क्या संक्षिप्त में अगर बताएं हिसार का? हिसार में रामनिवास राणा वर्सेस जिंदल है, और राणा जो है वो मजबूत स्थिति में। चलिए,
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब और रविंद्र सिंह सेवरान साहब। 5 सीटों पर अभी हमने बात की। अगले एपिसोड में हम 5 दूसरी सीटों पर भी बात करेंगे, जो इसके बाद जो हमें लगता है कि जो वीआईपी सीटें हैं, जिसमें तोशाम भी है, जिसमें महेंद्रगढ़ भी है, जिसमें बादली भी है शायद, जो भी है अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। और ये सिलसिला लगातार हम चुनाव तक जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करते हुए। और आप सब लोग जो दर्शक हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं हरियाणा घूमने जा रहा हूँ, अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आज के 5 एपिसोड जिसका हमने जिक्र किया, साथ में ये भी कहें कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, लेकिन 2 सीनियर जर्नलिस्ट जो वहां के सियासी समीकरण है, स्थानीय जो दाव पेच है उसके आधार पर, जातीय समीकरण है उसके आधार पर, कौन मजबूत है, किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके आधार पर एक आकलन और विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे एक दिशा दिख रही है। और साथ में ये भी इस राइडर के साथ कि चुनाव के आखिरी हफ्ते बहुत मायने रखते हैं कि आखिरी हफ्ता कैसे होता है। कई बार कोई निर्दलीय ढीला पड़ जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई पूरी ताकत कोई पार्टी झोंकती है, कोई नया वीडियो वायरल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गिमिक भी कई बार होते हैं जो चुनाव में दिशा बदल देते हैं। तो वो सारी चीजें हम बीच बीच में जैसे वो बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह सेवरान साहब। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।